केमिस्ट्री के दीवाने हैं, केमिस्ट्री के दीवाने हैं, अपना काम खुद करेंगे। केमिस्ट्री के दीवाने हैं, अपना काम खुद करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ी ना है जो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेक्चर जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की आप बात कर रहे हो, उसके साथ साथ बात कर रहे हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वैरी करेगा उसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल आखिर होता क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आखिर होता क्या है? तो जैसे कि आप जानते हो, एक एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, उसके आसपास में होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो लेट्स से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है आपका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि वो इस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है कंपेयर टू दिस शेल या फिर जो सबसे इनर मोस्ट शेल है वो, राइट। वो सबसे ज्यादा दूर है, दैट्स वाई उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे कम काम करेगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना न्यूक्लियर चार्ज कम, राइट। या फिर आप कह सकते हो जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा उतना न्यूक्लियर चार्ज कम। तो यहाँ हो क्या रहा है, जितना ये दूर जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है, उतना ही आसान हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना, राइट। इस आइटम से उसे बाहर निकालना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जिसे आप आईपी कह सकते हो या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे आप आईई कह सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसे आप डिफाइन कैसे करोगे? द मिनिमम amount of energy required to remove the most loosely bound electron, okay, most loosely bound electron from the outermost orbit, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना ही कहो क्योंकि सेकेंड और थर्ड में तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से नहीं निकालोगे आप। रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ओके। The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an atom is known as ionization potential, okay। इसका मतलब क्या है, अगर एक एटम है आपके पास, उसमें सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? जो सबसे बाहरी शेल में होगा, ओके। सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो कम से कम एनर्जी आपको इस एटम को प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट, या फिर आपको उतनी एनर्जी अप्लाई करनी होगी सो दैट यू कैन जस्ट पुट दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दैट एटम, ओके। पुल दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दैट एटम, राइट। उसको आप बाहर खींच लो, उस एटम से उसे छीन लो। कितना पावर आपको लगेगा? जितना पावर आपको लगेगा, जितनी एनर्जी आपको लगेगी इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में, बाहर निकालने में, दैट इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर कह सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब समझ गया है आपको कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या खेला है, ओके, हाउ इट इज डिफाइंड, तो लेट्स मूव ऑन कि आपकी ट्रेंड्स किस तरह से चलते हैं। ट्रेंड्स मतलब आपके फैशन ट्रेंड्स नहीं, इस ट्रांजिशन सीरीज में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, दैट इज कि आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज lies between ionization potential for S and P block, okay,
एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसी के बीच में, उसी के मध्य में आपकी ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। अब ये कैसे भैया? तो ये कुछ इसी तरह से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपके लिए जो पी ब्लॉक वालों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा उससे कम डी के लिए होगी। ओके, उससे कम एस की होगी। डी माना यहाँ पर आप कह रहे हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ना, पूरा डी ब्लॉक मत कर लेना, यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे कि आप जानते हो कि जितना आप आउटर मोस्ट शेल की तरफ जाओगे या फिर जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा, राइट? जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उतना आपका न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, and your ionization potential directly depends upon your nuclear charge। शायरी में बता चुके हैं। तो इस एटम के लिए सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और उतना ही कम एनर्जी, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम उतना ही एनर्जी आपको अप्लाई करनी होगी। मतलब लेट्स से आपका एक फ्रेंड है मनोज, दूसरा फ्रेंड है सनोज, मैंने यहाँ पे दोनों के हाथ में रस्सी दे दी है, बीच में टॉफी लटका दिया है, 1 रुपए वाला एक्लेयर्स लटका दिया है बीच में। मनोज को भी खाना है और सनोज को भी खाना है। अब मनोज यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैं फिजिक्स घुसा दिया है बीच में थोड़ा सा, पर यहाँ से ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट? यहाँ से वो खींच रहा है इस चॉकलेट के लिए, ये भी खींच रहा है दोनों हाथ लगाकर इस तरफ से। अब अगर मनोज और सनोज दोनों को अगर ये चॉकलेट चाहिए, तो लेट्स से अगर मनोज 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींच रहा है तो सनोज को भी एटलीस्ट 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींचना पड़ेगा, तब जाकर इस सनोज को वो चॉकलेट मिल जाएगी, राइट? अब इस केस में वैसा तो नहीं हो रहा है, ये जो है डायरेक्टली चॉकलेट तो इस एटम के पास ही, उसे वहां से बाहर खींचना है। ओके, तो केस नियरली ऐसा ही है। तो लेट्स से कि अगर मनोज के पास में चॉकलेट है तो ये सनोज खींचना चाहता है, तो उसे एटलीस्ट 5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तब जाके मनोज से सनोज के पास में वो चॉकलेट ट्रांसफर होगा, राइट? एग्जाम्पल बड़े ही बेकार देता हूँ मैं, बट समझ लो थोड़ा। ओके, तो मनोज सनोज से आप समझ गए होंगे कि जितना यहाँ पर आपके लिए न्यूक्लियर चार्ज है, आपको एटलीस्ट उतना फोर्स तो, उतनी एनर्जी तो उसे प्रोवाइड करके देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के द्वारा आपको ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, राइट? तो मिनिमम एनर्जी उतनी होगी। यहाँ भी फिर उसी तरह से है कि जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स है ये छोटे होते हैं, स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले जो एलिमेंट्स है वो छोटे होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। Therefore, nuclear charge is more as compared to first transition series वाले elements। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट से ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इन पर एक्ट कर रहा है फॉर एस ब्लॉक, राइट? तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट? फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो देखिए यहाँ पर आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली first transition series elements have larger, यहाँ पर आप कह सकते हो स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर हैव लार्जर, या फिर कह सकते स्मॉलर एटॉमिक रेड आई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लार्जर एटॉमिक रेड आई देन करस्पॉन्डिंग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो भैया यहाँ क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम हो जाएगा। सो न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज इज लेस फॉर, किसके लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज भी किसके लिए ज्यादा होगा, ओके, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ओके, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, लेस फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके। अब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस, ओके, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस इन p ब्लॉक, ओके, लेस देन p ब्लॉक। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया एज कम्पेयर टू p ब्लॉक, तो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू p ब्लॉक, मतलब p ब्लॉक का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उससे ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर s ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। सो दिस वाज इट्स अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद में आते हैं आपके सेकंड पॉइंट के ऊपर। अब बात करी थी हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आपके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल आता है। अब जो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसमें इंक्रीज जो है वो कम होता है। अगर आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कंपेयर करो तो जो इंक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल है, क्या है सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस as compared to S and P block। तो भैया ऐसा क्यों? अब जब आप बात कर रहे हो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने की, आयनाइजेशन पोटेंशियल कब इंक्रीज होगा, जब जो है आपका एटॉमिक रेडियस कम होगा, तब आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम टू जिंक में ना आपका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टोटली है वो पूरा, उसमें क्या हो रहा है, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके, देयरफॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज तो हो रहा है बट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर added in 3D सबशेल, ओके, 3D सबशेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, which shield 4s इलेक्ट्रॉन्स। भैया जब इलेक्ट्रॉन्स 3D सबशेल में ऐड होंगे तो 4s में के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्हें शील्ड करेंगे, ओके।
4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हें शील्ड करेंगे अंदर की तरफ से। वो क्या करेंगे, जैसे कि देख सकते हो आप कि जो फोर्थ शेल की हम बात कर रहे हैं, 3d तो आपका थर्ड शेल में होगा, 4s आपका फोर्थ शेल में होगा। ओके, मार्कर की इंक खत्म हो रही है, लेट मी जस्ट रिफिल इट, मार्कर ही चेंज कर लेंगे। तो क्या किया है, जब थर्ड शेल है और फोर्थ शेल है, राइट, ये आपकी थर्ड शेल हुई और ये आपकी फोर्थ शेल हुई, तो 3d आपकी थर्ड शेल में होगी, 4d आपके फोर्थ शेल में होगा, राइट, सॉरी 4s आपका फोर्थ शेल में होगा। तो जो अंदर की जो शेल्स है, अंदर की शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के जो शेल है उसे शील्ड करेंगे फ्रॉम दिस न्यूक्लियर चार्ज। जो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो न्यूक्लियर जो उस बाहर के शेल के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है उसे वो अपोज करेंगे फ्रॉम द इनसाइड। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लगाएंगे और खुद उस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट भी होंगे, राइट, और एक दूसरे के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है उस वजह से न्यूक्लियर चार्ज को कम भी करेंगे। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स 3d में ऐड हो रहे हैं और वो शील्ड कर रहे हैं 4s के इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, बाय शील्डिंग इफेक्ट, क्या कह सकते हैं आप उसे, शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। उस वजह से क्या हो रहा है, आपके जो न्यूक्लियर चार्ज है, therefore the nuclear charge decreases, hence expected ionization potential is different। ओके, अगर आप कह सकते हो जब कम हो रहा है, राइट, और फिर कह सकते हो एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वो तो भैया छोटा है, जो आपका एक्चुअल आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसके कंपैरिजन में छोटा है। क्यों, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज ही आपका कम हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब जितनी एनर्जी मनोज लगा रहा है उतना ही सनोज ने लगाना है, राइट। तो अगर मनोज ही कम एनर्जी लगा रहा है तो सनोज को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की क्या जरूरत है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो एक्चुअल आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट, राइट। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम दिस न्यूक्लियर चार्ज। So that's why increase in ionization potential is less as compared to the S&P block for first transition series elements। Okay, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो थर्ड ट्रेंड है, दैट इज द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज almost double, second ionization potential almost double than first ionization potential for this first transition series। ओके, इसके लिए ना मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा एक उस ग्राफ की, जिसमें आप देख सकोगे कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है किस तरह से वेरी कर रही है, किस तरह से वेरी कर रही है। आपके लिए इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में उसका ग्राफ का मैं फोटो लगाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूँ बट हर बार मैं भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी। शायद इसमें याद रहे, आई होप। एडिटिंग के दौरान यहाँ पर मैं ग्राफ लगा दूंगा सो दैट यू कैन सी दैट। ओके, तो अब आते हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब एक एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है भैया, तो आप एनर्जी अप्लाई करते हो, उसके हिसाब से फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर आप फर्स्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो दैट इज योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हो दैट इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, पर एक बात याद रखना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी छोटी होगी एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे ही आप
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को चलो आपने यहाँ से भगा दिया, निकाल दिया। ओके, कुछ एनर्जी अप्लाई करके आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो अब जो आपका एटम है वो कन्वर्ट हो चुका है एक आयन में, वो भी कौन सा आयन में? पॉजिटिव आयन में। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हो? पॉजिटिव आयन को कहते हो कैटायन। ये कैशन नहीं है, ये कैटायन है। ओके, कैशन नहीं है, कैटायन है। ओके, कटाना नहीं है, कैटायन है। ओके, ये कैटायन है। ओके, पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायंस। ओके, तो जब जैसे ये कैटायन में कन्वर्ट हो गया है तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ आपकी जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो तो उतने ही है, बट जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कम हो गया। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, समझो कि आपके पास में 5 प्रोटॉन्स हैं और पहले आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थी और एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो 4 बचे। तो मतलब मनोज यहाँ पर, ओके, मनोज और सनोज में जैसी रेस लगी थी इसको खींचने की, तो मनोज के पास में देखिए आपने, मनोज से 5 जब ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ओके, यहाँ पे चॉकलेट अटका हुआ था तो मनोज ने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और सनोज ने भी लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। बट क्या होता है, अब यहाँ पे नहीं, क्या सनोज को भूख लग गई है, क्या नहीं, सनोज को चॉकलेट नहीं मिल रहा है, तो मनोज को भूख लग गई है तो मनोज का फोर्स कम हो गया, वो हो गया 4 न्यूटन का। यहाँ पे चली गई चॉकलेट में सनोज के पास, चॉकलेट चली गई सनोज के पास, तो सनोज लग गया डांस करने और मनोज साइड हो गया क्योंकि चॉकलेट तो आई है सनोज के पास में, राइट। तो इस तरह से कुछ होता है, जैसे कि आप जानते हो अब यहाँ पर ये चार्ज जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, राइट। जो न्यूक्लियर फोर्स है जो इम्बैलेंस हो गया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो गए, नेगेटिव कम हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ में फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होने लगेगा। ओके, तो उसमें से फिर इसे और खींचना, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को और खींचना। भाई मनोज की पॉकेट में भी और चॉकलेट्स थी, राइट, तो वो चाहता है और खींचना, तो अब इस बार तो वो नहीं देगा, डिफिकल्ट हो जाएगा खींचना, राइट। दैट्स वाई अब वो अपनी चॉकलेट्स की वैल्यू ज्यादा करेगा ना, क्योंकि एक चॉकलेट तो जा चुकी है, सो और को लूज नहीं करना चाहता है। सो दैट्स वाई जैसे इलेक्ट्रॉन आयन में कन्वर्ट हो गया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब इसे और इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करने हैं। दैट्स वाई अब वो और एनर्जी लगाएगा उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास अब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, सो और एनर्जी लगा सकता है, तो अब हमें भी बाहर से उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई आपकी जो सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है फ्रॉम द फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब ज्यादा होती है बट इस केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। अब मैंने जो बताया ना वही यहाँ पर सब केस है, एक बार उसको शॉर्ट में दिखा देता हूँ मैं। ओके, टेक्स्ट बुक से अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छे समझ ही जाएगा। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल विथ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर, ओके, या फिर इसके अंदर होते लार्जर एज कंपेयर, चलो लार्जर ही लिख लेंगे, एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी as after the removal of first loosely bound electron, the nuclear charge increases. Thereby increasing, क्या increase
इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, और क्या होता है इस केस में, इट ऑलमोस्ट गेट्स डबल इन द केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैं FTS लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम में वैसा मत करना। ओके, यहाँ पे मैं बस बोलने की स्पीड और लिखने की स्पीड सेम हो इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ। ओके, ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद के जो 3 पॉइंट्स है वो डिपेंड करते हैं कि आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी किसके लिए मैक्सिमम है, इसके लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है, तो बाकी 3 पॉइंट्स उस पर डिपेंडेड है। अभी उसको भी देखकर फटाफट खत्म करते हैं। ओके, तो मुझे लेट्स मूव ऑन टू योर फोर्थ पॉइंट। जो आपका जो फोर्थ है वो जिंक के लिए है कि जो जिंक की आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है जिंक की, दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी हाई। पर वो क्यों, वो अभी देखते हैं इन योर फोर्थ पॉइंट। हाँ, तो आइए देखते हैं फोर्थ जो पॉइंट है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। तो आओ बताता हूँ आपको कि जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इतनी हाई होती है। हाँ, सुनो प्यार की एक कहानी, एक था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अ टॉपिक। गाना कहाँ से आ गया पता नहीं। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई। अब इसका रीजन क्या है कि आपका जिंक मतलब जिंक एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर है 30। ओके, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो आर्गॉन के बारे में क्या लिखना पड़ेगा, 4s2 और 3d10। ओके, इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं भैया? हाँ, ऐसा ही होता है, कंफ्यूज हो गए थे हम। ओके, जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा होता है। तो ऐसन के लिए आपको कैसन करना है, ऐसे के लिए आपको क्या कर रहे हो, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास में, आप देख सकते हो कि लास्ट में जो डी सबशेल है यहाँ पर 3D सबशेल है। ओके, 3D जो सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड है, और हमें क्या पता है कि जो फुल्ली फिल्ड सबशेल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, हाफ फिल्ड उससे कम स्टेबल, उसके बाद के उससे थोड़े कम स्टेबल, राइट। ये देखा था ना हमने कि जो सबसे ज्यादा मतलब जो फुल्ली फिल्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़कर अब अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना उसे उतना पसंद तो आएगा नहीं। सो दैट्स वाई वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। ओके, तो उतना डिफिकल्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल करना। दैट्स वाई इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट विल बी हायर। ओके, आई थिंक लिखवाना उतना जरूरी नहीं, इतना तो आप लिख सकते हो। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि आपको इतनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है। तो चलो फिर भी लिखा देते हैं भैया, किसी को नहीं जानता हो तो क्या करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इज दिस। The 3D subshell is fully filled, hence it is highly stable. Therefore it requires large amount of energy to remove an electron from such a stable atom. ओके, जितना स्टेबल एटम होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर उसके सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को
रिमूव करना। ओके, सो इस रीजन की वजह से जिंक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी हाई। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, अब हम इसकी थर्ड सेकंड की भी बात कर सकते हैं। ओके, सामने के पॉइंट्स में देखेंगे अभी। फर्स्ट आयनाइजेशन सीरीज की तो चलो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तो बात हो गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखने मिलता है आपको। अब अगले जो 2 पॉइंट्स है ना, मैं आपको साथ में बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लिंक है दोनों के बीच में। तो आपका 5th पॉइंट और आपका 6th पॉइंट। ओके, तो फिर सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज मोर देन मैंगनीज एंड जिंक। ओके, मैंगनीज एंड जिंक यहाँ रिस्पेक्टिवली लगा दो भैया। ओके, लगा दिया। चलो, और जो 6th पॉइंट है, अब देखो हमने 4th पॉइंट में देखा था फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज वेरी हाई। 6th में देख लो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्रोमियम कॉपर और मैंगनीज और जिंक का हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, क्रोमियम और कॉपर की ज्यादा है कहते हैं, तो क्यों है भैया वो भी देख लेंगे। ओके, और जो 6th पॉइंट है उसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ zinc and manganese is very high, very high. Okay, third ionization potential of zinc and manganese is very high. Okay, तो चलिए देखते हैं इस केस में क्या होता है। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो तो आपको ये दो एलिमेंट्स हमेशा याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर आती है एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्पेशल टाइप नहीं, आप कह सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही स्पेशल है। अगर आप बात करते हो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कॉपर जिसे आप कहते हो कापर, कापर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 29, सॉरी एटॉमिक नंबर है 29, इसका एटॉमिक नंबर है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन के बाद में आप 4s1 लगाओ और यहाँ पे 3d5 लगाओ। कॉपर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आर्गॉन के लिए लिख दो, उसके बाद में 4s1 लगा दो, 3d10 लगा दो। तो जैसे कि हमने जिंक के केस में देखा था कि यहाँ पर जैसे जिंक और कॉपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड 3d ऑर्बिटल है, यहाँ फुल्ली फिल्ड 3d5 है यहाँ पर, है 3d ऑर्बिटल, यहाँ पे हाफ फिल्ड है 5 माना 10 का हाफ। ओके, डी की कैपेसिटी 10 की होती है ना, इसकी 10 की होती है, तो यहाँ पर 10 to 10 पूरा फुल हो गया है, यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10 हाफ फिल हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था जो 10 है या फिर आप कह सकते हो जो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर सगळ्यात जास्त स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल, और जो हाफ फिल्ड है दे आर त्याच्यापेक्षा कमी, थोड़ा सा कम स्टेबल, राइट। इस वजह से क्या हो रहा है, क्रोमियम और कॉपर ये ज्यादा स्टेबल है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना डिफिकल्ट होगा, राइट। इनमें से इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि स्टेबल है, तो ये ट्राई करेगी कि अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे भाई। जब लाइफ में स्टेबल हो, आप जब लाइफ में स्टेबल हो, सब कुछ है, तो आप क्यों फालतू के रिस्क लोगे, क्यों कुछ नया ट्राई करोगे एकदम, राइट। वैसे तो करना चाहिए, बट जब आपके पास में लाइफ में स्टेबिलिटी होती है तो आपको यही फील होता है ना कि आपने कुछ रिस्क लेकर जो है वो गंवाना नहीं है आपको, राइट। सो दैट्स वाई यहीं पे आप रिलेट कर सकते हो कि एक बार इन्हें स्टेबिलिटी मिल चुकी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो भैया ये है, उससे थोड़ा कम स्टेबल ये है, फिर भी ये स्टेबल ही है ना, कम है पर स्टेबल ही है ना। सो इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट विल बी मोर, ओके, एज कम्पेयर टू मैंगनीज और जिंक। तो मैंगनीज के लिए आपका एटॉमिक नंबर है 25, जिंक है आपका एटॉमिक नंबर 30। ओके, तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, आर्गॉन फिर 4s2 3d5,
यहाँ पे आर्गॉन 4s2 3d10। ओके, अब यहाँ पर भी आप वही केस देख लो भैया, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन है कि 3d और यहाँ पर भी 3d, यहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड, इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल। दैट्स वाई इसकी आयनेशन पोटेंशियल इज नो। ओके, सो ये जो थे आपके 6 के 6 ट्रेंड्स थे जो हमने अभी भी देखे फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो चैनल पे जो आप सब्सक्रिप्शंस डाल रहे हो, सब्सक्रिप्शंस जो आपके आ रहे हैं, आपके सब्सक्रिप्शन रेट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।